हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट्स के बारे में। और लास्ट लेक्चर में ग्रुप 13 एलिमेंट्स के ऑक्साइड के नेचर को समझे थे कि कैसे ग्रुप 13 एलिमेंट के ऑक्साइड्स कुछ एसिडिक नेचर के हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, एम्फोटेरिक हो सकते हैं। बोरोन का ऑक्साइड वीकली एसिडिक था, जो समय आने पे बेसिक भी बन रहा था। हाईली एसिडिक ऑक्साइड यदि उसके सामने आ जाए तो एल्यूमिनियम और गैलियम तो एम्फोटेरिक नेचर के थे, मतलब ये बेस के साथ रिएक्शन करते थे तो खुद एसिडिक बिहेवियर शो करते थे। एसिड के साथ रिएक्शन होता था खुद बेसिक बिहेवियर शो करते थे। और इंडियम थैलियम, उसमें भी मोस्टली थैलियम जो है वह प्योरली बेसिक नेचर का ही ऑक्साइड था। और ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन के चलते हम लोग देख रहे थे कि थैलियम दो प्रकार का ऑक्साइड बना रहा था, एक Tl2O+1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ और दूसरा Tl2O3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। तो ऑक्साइड्स के बाद अब इसमें बच जाते हैं हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स के बाद अब इसमें क्या बचता है? हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स का हाइड्रोक्साइड क्या क्या बनेंगे? तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 के, सभी एक ही टाइप का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, MOH3 टाइप का। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। तो एक्सेप्शन तो यहाँ भी आएगा कि भाई थैलियम का तो +3 से ज़्यादा बढ़िया +1 होता है इसके लिए। तो फिर यदि यहाँ से थैलियम का TlOH3 बन रहा है तो TlOH भी बनेगा, बनता ही है, लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे। तो थैलियम यहाँ दो प्रकार का हाइड्रोक्साइड बना सकता है, TlOH3 जो जनरल बाकी के एलिमेंट इस ग्रुप के बना रहे हैं, और दूसरा TlOH जो अपना एक्सेप्शनल बिहेवियर, एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 के चलते बनाएगा। और यहाँ भी वही कहानी है कि जो BOH का होल 3 है यह एक एसिडिक ऑक्साइड है। उसी प्रकार से AlOH का होल 3 और GaOH का होल 3, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और गैलियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों होंगे बेसिक नेचर के, सॉरी एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। और उसी प्रकार से इंडियम हाइड्रोक्साइड INOH का होल 3 और थैलियम हाइड्रोक्साइड बेसिक होंगे। तो अगेन इनका जो भी बिहेवियर है एसिडिक, बेसिक वगैरह, तो बेसिक नेचर होगा क्योंकि ये OH- रिलीज करेंगे वाटर में डिजॉल्व करने पर, और OH- रिलीज करेंगे तो फिर बेस का काम करेंगे, आर्हेनियस बेस का काम करेंगे। एसिडिक नेचर कैसे? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि BOH का होल 3 एक एसिड कैसे है। BOH का होल 3 जो है वह एक एसिड कैसे है? तो एसिड है मतलब जो वाटर में डिजॉल्व करके क्या करे? H+ आयन रिलीज करे हैं। और एसिडिक यदि है तो फिर बेस के साथ रिएक्शन करे। ऐसे कई बातें हो सकती हैं कि यदि बोरोन का हाइड्रोक्साइड एसिडिक नेचर का आप बता रहे हो तो हम लोग तो जानते हैं कि जिसमें OH होता है वह बेसिक होता है। और बेसिक किस नाते होता है कि जैसे मान लो आप थैलियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये बनाएगा थैलियम आयन और देगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो वाटर में डिजॉल्व करके जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है वह बेस हुआ, ठीक, जान रहे हैं इस बात को हम लोग। लेकिन जो वाटर में डिजॉल्व करके H+ आयन दे वो तो फिर एसिड हो जाता है। तो उसके जगह पे यदि आप यहाँ से जो BOH का होल 3 है इसको आप वाटर में डिजॉल्व करोगे भाई, तो ये बनाता है BOH का 4- और H+ देता है। तो एसिडिक इसी आधार पे बोला जा रहा है कि वाटर में डिजॉल्व होने पर OH- दे तो बेस, और वाटर में डिजॉल्व होने पर H+ दे तो एसिड। तो जब इस BOH के होल 3, मतलब कि बोरोन हाइड्रोक्साइड बोले इसको, वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यह H+ आयन रिलीज करता है। और वाटर में डिजॉल्व करने पर H+ आयन का रिलीज होना बतला रहा है कि यह जो कंपाउंड है वह एसिडिक नेचर का है। एसिड ही तो वाटर में घुल करके H+ आयन देता है।
अब बोलोगे ये हुआ कैसे, कारनामा ही, तो देखो कैसे हुआ। BOH का होल 3 है, मतलब ऐसा प्लानर स्ट्रक्चर टाइप का होगा ऐसे। हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि बोरोन के अगल बगल 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है मतलब कि तीनों के तीनों सिग्मा ही हैं, तो उस हिसाब से क्या होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब बोरोन का वैलेंस शेल में p के जो 3 ऑर्बिटल्स थे तीनों इन्वॉल्व नहीं हुआ है बॉन्डिंग में, मात्र 2 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए हैं और s का एक था तो एक ही इन्वॉल्व हुआ। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि बोरोन के पास अभी भी वैलेंस शेल का एक p ऑर्बिटल बचा है खाली, होता है ना बोरोन का। आप समझोगे तो एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2 2s2 2p1, ठीक। अभी 2p1 है तो p में तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही है, चलो एक्साइटेशन हुआ तो s का एक और चला गया, फिर भी एक ऑर्बिटल खाली बच गया, तो ये जो खाली ऑर्बिटल बोरोन का है तो बचा हुआ रहेगा ऐसे, दिस इज एम्प्टी 2p ऑर्बिटल ऐसा। अब बोरोन के पास यहाँ खाली 2p ऑर्बिटल है, इसका मतलब इस खाली ऑर्बिटल में बोरोन चाहे तो इलेक्ट्रॉन किसी का ले सकता है। यदि इस खाली ऑर्बिटल में बोरोन चाहे तो किसी का इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो किसी का क्या लेगा, वाटर से आप रिएक्शन करवा रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास क्या है 2 लोन पेयर है, और ऑक्सीजन का यह जो 2 लोन पेयर है वो हम लोग जानते हैं कि sp3 ऑर्बिटल में है। तो यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो यहाँ जो इंटरैक्शन हो रहा है वह हो रहा है ऐसे कि sp3 ऑर्बिटल ऑक्सीजन का और p ऑर्बिटल बोरोन का। sp3 और p ऑर्बिटल का साइज लगभग कंपेरेबल है, बहुत अंतर नहीं है इनके साइज में, और यदि ऐसा होगा तो फिर यहाँ से कुछ ऐसा हो जाना है कि यह बोरोन 3 OH तो भाई इसके पास पहले से ही मौजूद था, अब एक यहाँ H2O आकर के जुड़ रहा है ऐसे, वो 2H 2 लोन पेयर था, एक लोन पेयर तो इसमें दे करके बॉन्ड बना लिया तो एक लोन पेयर बचा। तो यहाँ से ऑक्सीजन का तो फिर गड़बड़ा गया वैलेंस में इसका इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब कि 1 प्लस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को प्लस कब से बर्दाश्त होने लगा, ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस ऑक्सीजन को प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं है। ऑक्सीजन कभी नहीं चाहेगा कि प्लस चार्ज इस पर हो, ये तो हम लोग जानते हैं, शुरू से ऐसा कुछ देखते आ रहे हैं कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ रहा है अपना, और उसके चलते यदि प्लस चार्ज आ रहा है तो वह उसके स्टेबिलिटी को प्रभावित करेगा, उसका स्टेबिलिटी वहाँ से गड़बड़ाएगा, तो कभी नहीं चाहेगा उस पर प्लस चार्ज हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो प्लस चार्ज तो आएगा, तो आएगा तो ठीक है, तो उसको फिर वहाँ से हटाना है, चाहे जो जैसे भी हटे। तो यहाँ जो ऑक्सीजन पे प्लस आया, अब ई चार्ज कैसे हटेगा, तो हटेगा बगल में हाइड्रोजन का सस्ता बॉन्ड है, ले लेगा इसका इलेक्ट्रॉन, और जब इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फिर क्या बनेगा, बनेगा BOH OH OH और एक नया OH, और यही जो H देख रहे हो अब यहाँ से बाहर हो जाएगा H प्लस के रूप में। अब बोरोन का भाई अपना जो है वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड बनाता है मतलब नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही बोरोन ऐसा 4 बॉन्ड बना लेता है तो इसका मतलब हुआ कि बोरोन एक एक्स्ट्रा काम कर रहा है, और एक्स्ट्रा मतलब किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो उस हिसाब से बोरोन पे यहाँ रहेगा नेगेटिव, एक नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। समझे प्रोसेस को कैसे हुआ। BOH का होल 3 एक ट्राइगोनल प्लानर टाइप का सिस्टम है, बोरोन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बोरोन के पास एक खाली p ऑर्बिटल है 2p ऑर्बिटल। तो जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरैक्ट करेगा तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है देंगे उस बोरोन का खाली ऑर्बिटल में,
होता है, ऐसा तो हो ही सकता है। मतलब इस केस में हम लोग इसको यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं ना कि ई जो है हो गया लेविस एसिड, हाँ, और यहाँ इसको बोल दो लेविस बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है लेविस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है लेविस बेस, तो H2O यहाँ लेविस बेस और ये लेविस एसिड। तो शुरू में इंटरैक्शन पॉसिबल हुआ लेविस एसिड और लेविस बेस का नेचर को लेते हुए। इंटरैक्शन होने के बाद यहाँ हम लोग देखें कि ऑप्शन पे प्लस आया, जो फाइनली H के इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो यहाँ H बार हो गया इन द फॉर्म ऑफ H+। उससे भी बड़ा बात कि यहाँ बोरोन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा, दिस वन इज मेनली कोवलेंट नेचर। मेनली कैसा नेचर होगा? कोवलेंट नेचर का होगा। तो अब यहाँ से सवाल आता है तो फिर बाकी का क्या कहानी है? तो फिर यहाँ से बाकी का क्या कहानी है? तो बाकी का कहानी मतलब यदि हम लोग कंपेयर करें AlOH का होल 3 तो इसके साथ ऐसा क्यों नहीं होगा? तो एम्फोटेरिक नेचर का है, हो सकता है एम्फोटेरिक नेचर का है। तो यदि बोरोन के जगह आप यहाँ एल्यूमिनियम लेते हो तो यहाँ भी वह काम हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन बोरोन के जैसा नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाने के 2-3 वजह हैं। पहला वजह है कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होगा यहाँ वह मेनली कोवलेंट होगा, मेनली आयोनिक नेचर का होगा। और जब आयोनिक नेचर का होगा तो फिर ऐसे कोवलेंट बॉन्डिंग टाइप का दिखलाना उसमें थोड़ा सा सही नहीं होगा। मतलब होना तो है आयनिक कोवलेंट दोनों कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन आयनिक मेनली रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। गैलियम में भी वही बात है, क्योंकि ऐसा इंटरैक्शन हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह लेकर के दिखाते हैं तो कोवलेंट में दिखाते हैं, आयनिक में ऐसा कुछ होता नहीं है। अब यहाँ बात करोगे तो यहाँ तो एकदम ही कुछ ठीक नहीं है। थैलियम का लार्जेस्ट साइज हाइड्रोक्साइड के साथ के इंटरैक्शन को प्योरली आयनिक बनाएगा ऐसा, और प्योरली आयनिक होगा तो फिर यह OH माइनस हमेशा रिलीज करने के चक्कर में रहेगा। समझ रहे हो बात को? BOH के होल 3 को आप ऐसे समझो, BOH का जो होल 3 है इसको ऐसे भी लिखा जाता है H3BO3, इसी को तो हम लोग बोरिक एसिड लिखते आ रहे हैं, लेकिन इसको H3BO3 ना लिख करके इसको ऐसे लिखा जाता है BOH का होल 3। अब BOH का होल 3 देखने में लगेगा कि बेस है, OH वहाँ दिख रहा है, और H3BO3 एसिड है? तो है तो वही चीज़, लिखने का तरीका अलग है। फाइनली ओवरऑल वह एसिड ही है, और एसिड किस मायने में है वो हम लोग देख लिए। एसिड का एक और ट्रेंड होता है, आगे पढ़ोगे, कि एक एसिड में OH का संख्या जितना ज़्यादा होता है वह उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स 12 के लिए, ग्रुप 15, 16 वगैरह, वहाँ इस बात को हम लोग जानेंगे और सीखेंगे कि एक एसिड में OH का संख्या जितना ज़्यादा हो वह उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। समझना? H2SO4, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। H3PO4 इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो इसमें 2 OH है। अब एसिड है तो वाटर में डिजॉल्व करोगे तो H+ रिलीज करेगा, और H+ कौन सा रिलीज करेगा? ये OH का जो बॉन्ड है, टूटेगा तो यहाँ से एक H+ निकलेगा, ये टूटेगा तो यहाँ से एक H+ निकलेगा, ओवरऑल 2 H+ निकला। लेकिन वही चीज़ यहाँ देखोगे तो यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी H निकल सकता है, तो यहाँ से 3 H+ निकलेगा। अब जो जितना ज़्यादा H+ दे उस हिसाब से वह उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। हालांकि यह एक वैलिड रीज़न नहीं है एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने का, लेकिन लोग ऐसे कंपेयर करते हैं। तो उसी में पूछ देता है कि BOH का भी यही तो हाल है भाई, इसमें 3 OH है ऐसा, तो ये भी यहाँ से OH रिलीज कर सकता है, यहाँ से OH रिलीज कर सकता है, यहाँ से H रिलीज कर सकता है। OH बॉन्ड है तो OH बॉन्ड तो हम लोग जानते हैं कि OH बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है बहुत ज़्यादा, तो हाइड्रोजन को मजबूरन बाहर होना पड़ता है, उसका सारा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है। तो यहाँ इसमें भी 3 OH ग्रुप है, तो यह भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, लेकिन नहीं, यह एक वीक एसिड है। क्यों?
क्योंकि भाई इसमें ई ओ का जो H है, मतलब ओ H वाला ग्रुप का ई हाइड्रोजन तो निकल ही नहीं रहा है। क्या भी मैकेनिज्म में अभी हम लोग देखें, इसका मैकेनिज्म जब अभी बताया गया तो इसमें हम लोग क्या देखें हैं, पहले से जो OH मौजूद है क्या उसका हाइड्रोजन निकल रहा है? नहीं, बल्कि यह अनदर H2O मॉलिक्यूल से कंबाइन किया है तो उस H2O मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन रिलीज हुआ है। अभी H2O का एक ही मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली एक H+ रिलीज होगा यहाँ से, तो फिर कैसे यह स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा? सवाल ही नहीं है। तो यह कन्फ्यूजन होता है लोगों के दिमाग में, लोग सोचते हैं या नहीं सोचते हो तो सोचना कि एसिड मतलब हाइड्रोजन देगा, और हाइड्रोजन कौन सा निकलता है तो OH का, चूँकि OH का बॉन्ड हाईली पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है उसको विड्रॉ करता है ऑक्सीजन, तो उस वजह से हाइड्रोजन मजबूरन बाहर निकल जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका सारा ले लेता है कौन? ऑक्सीजन। तो OH बॉन्ड का हाइड्रोजन वहाँ से पोलराइज कर सकता है, निकल सकता है। आप बोलोगे तो सर यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब क्वेश्चन तो यहाँ से देखो, जैसे जैसे सोचना शुरू करोगे ना बातें और सामने आती जाएंगी कि यहाँ भी तो सर वही चीज़ था ना, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मतलब यहाँ जो OH बॉन्ड है तो ये भी तो वही पोलर नेचर का है, तो यहाँ से यह ग्रुप क्यों नहीं बाहर हुआ, हाइड्रोजन क्यों नहीं बाहर हुआ H+ के रूप में? बाकी में आप दिखा रहे हो और वही बात बोल रहे हो कि OH बॉन्ड पोलर है, ऑक्सीजन खींच लेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ भी तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन यह बात डोमिनेट नहीं करेगा, होना चाहिए लेकिन हो नहीं पाएगा। क्यों? सो देखो, तुम इसमें लो चाहे इसमें लो, सल्फर का यहाँ देखोगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस का यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इन दोनों में सेंट्रल एटम का सुपर ऑक्टेट पूरा है, दोनों में सेंट्रल एटम का सुपर ऑक्टेट है। और यहाँ देखोगे तो बोरोन का 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और जब बोरोन का यहाँ 6 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, तो ये तो पहले अपना ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में रहेगा, और वही ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में क्या करेगा कि H2O मॉलिक्यूल के लोन पेयर को गेन करेगा। पहला बात ये हो गया, ठीक। दूसरा बात इसमें क्या है कि जिस भी एसिड में यह जो ग्रुप है, यह ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड O ग्रुप, या डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ऑक्सो ग्रुप, और यह ऑक्सो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और एक वजह और है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा या डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो यह जो पूरा ग्रुप है वह इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, ये ऑक्सीजन को प्रभावित किया, तब ऑक्सीजन और ज़्यादा पावरफुल बन गया और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उतना ही तेज़ी से अपनी ओर खींचा। और यही जो ग्रुप है ऑक्सो ग्रुप, वह इसमें नहीं है। कहीं है डबल बॉन्ड O? देखो नहीं है। अरे भाई यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा था हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे, वो बात ठीक है, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि बगल में ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ था, डबल बॉन्ड O, और ऑक्सो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप है, तो यह ऑक्सो ग्रुप होने से ऑक्सीजन को और इसको उत्तेजित कर दिया कि और जल्दी से इलेक्ट्रॉन तुम खींचो। और वही ग्रुप यहाँ नहीं है। देखो BO स्थिति में कहाँ डबल बॉन्ड O कहीं है? नहीं है। और नहीं है तो साथ ही साथ एक चीज़ ऐसे भी देख लो आप, उल्टा होगा, यहाँ उल्टा होगा कि बोरोन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि बोरोन वाला भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन वाला भी खींचेगा। तो जब यह बोरोन का भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी इधर से बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा। जैसे मान लो आप कि कोई एक काम कर रहे हो, आपको उसी से केवल पैसा आता है, तो आप वही काम में जोर लगाओगे कि उसी काम को हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो उसी से ज़्यादा इनकम हमको होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली आप दो काम करते हो तो जाहिर सी बात है कि दोनों में से किसी एक पे आप पूरी तरह से फोकस नहीं करोगे। अब एक साइड बिजनेस किए हुए हो तो देख रहे हो उधर से तो इनकम हो ही रहा है, तो क्या है उसमें उतना माथा खपाने जाए जो दूसरा वाला है उसमें। तो वही चीज़ यहाँ है, यहाँ ऑक्सीजन को बोरोन के तरफ से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और जब ऑक्सीजन को बोरोन के तरफ से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये फिर काहे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को उतना लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ कहानी तो उल्टा है, यहाँ ऑक्सीजन को इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, बल्कि इधर वाला ग्रुप और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ले रहा है।
तो फिर ऑक्सीजन और जल्दी गुस्सा में आएगा कि एक तो मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है, तो जो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तेज़ी से खींचेगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन देखेगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन मिल ही रहा है, तो क्या मतलब इसका खींचे, ऐसा। तो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, इसको जो है ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ ऑक्सीजन बोरोन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा ना इस पर, और यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ये सब ग्रुप खींच रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन पे पार्शियल प्लस आ जाएगा। अब बस इतना सा बात जान लो कि यदि एलिमेंट पे प्लस चार्ज आता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और तेज़ी से बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी और तेज़ी से बढ़ता है, और यदि माइनस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी उतना ही तेज़ी से घटता भी है। माइनस बता रहा है कि पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो काहे और किसी का इलेक्ट्रॉन लेने जाए, और प्लस बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कम है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा। समझ रहे हो बात को? तो इस वजह से जो है BOH का होल 3 जो है उससे OH वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, वह एक वीक एसिड का काम करेगा, क्योंकि इसको जब वाटर में हम लोग डिजॉल्व करते हैं, इसको जब वाटर में हम लोग डिजॉल्व करते हैं देखो, तो उसमें वह हाइड्रोजन का H+ को रिलीज करता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का। आप क्या लिख सकते हो, H2SO4 को वाटर में डिजॉल्व करोगे भाई, तो ऐसे लिखता है ना लोग, 2H+ और SO4 ऐसे। तो उसी प्रकार से आप H3BO3 को वाटर में डिजॉल्व करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, गलत है, ऐसा नहीं लिखाएगा ये। क्यों नहीं लिखाएगा? वही समझाए अभी पूरा कहानी कि या OH का H को रिलीज करे, ये रेयर है, बहुत मुश्किल है, इसके लिए नहीं रिलीज करेगा इसको। इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि H3BO का 3 और H2O, तब यहाँ बन जाएगा ऐसा H4BO4- और H+। तो इसी को ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, BOH का होल 4- ऐसे लिख रहे हैं हम लोग। तो देख रहे हो कहानी कहाँ है, सो छुपा हुआ। ऐसे पूछ, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है सब चीज़, इस पर ध्यान दोगे। ऐसे पूछेगा कि भाई इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं एसिड है, तुरंत फटाक से बोलोगे ऐसे सर कहीं नहीं लिखेंगे, लेकिन नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग ऐसा। तो अब यहाँ से तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या वजह है कि बोरिक एसिड एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, और ये बातें लोगों को नहीं समझ में आती हैं जल्दी से। अब यदि एसिडिक नेचर का है BOH का होल 3, वीक ही हो लेकिन है, तो या बेस से तो डेफिनेटली कंबाइन करेगा, तो BOH का होल 3 बेस से कंबाइन करता है, जो इसके एसिडिक नेचर को फर्दर सपोर्ट करता है। तो जैसे BOH का होल 3 कंबाइन करेगा किससे, NaOH से, तो पहले तो बनेगा NaBOH का होल 4 ऐसा। फिर यहाँ से फर्दर 2 मॉलिक्यूल वाटर का बाहर हो जाता है, और फिर सोडियम मेटाबोरेट NaBO2। यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ कि या OH को सिंपली इसको ट्रांसफ़र कर दिया, वही कहानी है। OH- है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है आएगा बोरोन के पास ऐसा, तो ये Na+ वैसे ही रह जाएगा और ये BOH का 4- हो जाएगा। यहाँ से या फर्दर जो है 2 मॉलिक्यूल वाटर का लूज करके NaBO2 मतलब कि बनाएगा सोडियम मेटाबोरेट। तो बेस से रिएक्शन होना BOH का होल 3 जो है उसके एसिडिक नेचर को सपोर्ट करता है, या बात किया एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है। अब बाकी के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, जैसे थैलियम हाइड्रोक्साइड, तो बेसिक नेचर है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हैं इसको। तो इसका रिएक्शन सिंपली कोई एसिड से करवा दो, HCl से, तो बनेगा थैलियम क्लोराइड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा ऐसा। इसी का रिएक्शन आप करवा दो सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से, तो थैलियम सल्फेट बन जाएगा, +2 H2O रिलीज हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 लगाना होगा तब।
तो थैलियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक नेचर का हाइड्रोक्साइड है, तो आसानी से जो है उससे निकल जाना है H2O जब एसिड से रिएक्शन करेगा तब। अब इन सबों के बेसिक नेचर को यदि शुरू से कंपेयर करें तो फिर से वही सारा चीज़ है, BOH का होल 3 AlOH का होल 3 GaOH का होल 3 InOH का होल 3 और TlOH का होल 3। डाउन द ग्रुप जाओगे तो वही बात है फिर से कि M3 प्लस का साइज इंक्रीज कर रहा है, तो M3 और OH माइनस का इंटरेक्शन वीक हो जाएगा। वीक हो जाने से OH माइनस रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, और OH माइनस रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा तो बेसिक नेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। उसमें से यहाँ एक हम बता दिए कि इसका ऐसा भी बनेगा, TlOH का होल 3 के साथ साथ TlOH थैलियम हाइड्रोक्साइड का भी जो है फॉर्मेशन होगा। उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट का चक्कर है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, उसके लिए +3 से। तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या क्या सीखे हम लोग इस हाइड्रोक्साइड में। सबसे बेहतरीन बात जो हम लोग इसमें सीखे वह BOH का होल 3 के बारे में सीखे। BOH का होल 3 का पूरा कहानी जो है हम बता दिए कि BOH का होल 3 जो है इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे लिखने से लगता है कि वह बेसिक है और ऐसे लिखने से साफ लगता है कि एसिडिक है। तो नेचर इसका एसिडिक है, इसीलिए इसी को ऐसे लिखा जाता है। हमने BOH का होल 3 आप रेयरली कहीं नहीं देखोगे, अब सब जगह ऐसे ही मिलेगा, तो ऐसे ही मतलब ही है यही चीज़। और इसका फिर अभी समझाएं कि इसको आप ऐसे आयोनाइज करके नहीं लिख सकते हो, नेवर। रीजन सारा एक्सप्लेन करा हमने। तो इस लेक्चर को ध्यान से एकदम फोकस करोगे, बहुत ही कंसेप्चुअल बातें बताई गई हैं। बुक्स में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी, और भी कहीं ढूंढोगे बहुत रेयर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सोचना पड़ता है, और सोचोगे तब जा कर के समझ में आएगा कि क्या माजरा है। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट बनेगा, और उतना ज़्यादा आप चीज़ों को आसानी से डील कर पाओगे। सबसे बड़ी बात यही है। तो देखना नोट्स में भी है, तो इतना कुछ नोट्स में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, नोट्स में सिंपल सा लिखा हुआ है बस। तो वीडियो जब आप देखोगे ना तब गहराई में जाओगे और समझोगे। इनऑर्गेनिक यही है, इनऑर्गेनिक में आप जितना अंदर घुसते जाओगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चीज़ें उतना बदलते जाएंगी, कंसेप्ट उतना बढ़ते जाएगा आपके लिए। तो देखोगे, इसको रिवाइज करोगे कई बार, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को तो समझ लिए काफ़ी डिटेल में, ऑक्साइड्स को भी हाइड्रोक्साइड को भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रुप 13 के हेलाइड्स के नेचर को समझेंगे, और वहाँ से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।